हाय गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सब बढ़िया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं आपके पास हर एक चैप्टर की इस तरीके से वीडियो लेके आऊँगा। हर चैप्टर हम इस तरीके से एक एक करके रिवाइज करते रहेंगे जितना भी हमारा सिलेबस है। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर पिक कर रहा हूँ बिजनेस साइकिल। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है आपका ये इकोनॉमिक्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं आप। फटाफट फटाफट बस रिवाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है। बिजनेस साइकिल, सबसे पहले बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है। बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन में हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स यूज हुए हैं। बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन हमने लिखी थी, बिजनेस साइकिल मींस रिदमिक फ्लक्चुएशंस। रिदमिक फ्लक्चुएशंस किस में? इन अग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो बेसिकली बिजनेस साइकिल्स का मतलब क्या है? रिदमिक फ्लक्चुएशंस। रिदमिक फ्लक्चुएशंस का मतलब इस तरीके से, ठीक है, मतलब इकोनॉमी में जो अग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें जो रिदमिक फ्लक्चुएशंस हैं उसको बिजनेस साइकिल कहा जाता है। सर इसका मतलब क्या निकला? वो तो चलो ठीक है, हमें इंग्लिश में कि हिंदी समझ आ गई। देखो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं कुछ टाइम से बात करूं, जैसे इस टाइम पे भी जो सरकमस्टांस चल रहा है, पूरी अगर एक ओवरऑल बात करें, 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले इंडिया की हालत इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत नीचे थी। पूरी इकोनॉमी डाउनफॉल पे थी। 1991 में इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाया गया, नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला। तो जो इकोनॉमी बिल्कुल डाउनफॉल पे थी वो थोड़ी 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 इंक्रीज होनी शुरू हुई। ठीक है। अब वो इकोनॉमी थोड़ी 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 रिवाइव करती गई करती गई करती गई, ऊपर आती गई आती गई। फिर 99 का कारगिल वॉर हो गया। जैसे 99 का कारगिल वॉर हुआ, अब वॉर जीते या हारे कोई मर्जी, लेकिन नुकसान हर कंट्री को होता है। तो 91 में जैसे ही कारगिल वॉर हुआ, जो इकोनॉमी 91 से बढ़ना शुरू हुई थी वो 99 में फिर फॉल करना शुरू हो गई। फिर किसी तरीके से फिर इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई। फिर उसके बाद बीच के कुछ इवेंट्स को मैं स्किप कर रहा हूं, सीधा आ रहा हूं। इकोनॉमी 99 के वॉर के बाद फिर से बढ़ना शुरू हुई। फिर 2007-8-9 में एक डिप्रेशन आया जिसमें यूएस से डिप्रेशन निकला और वो हर कंट्री को उस डिप्रेशन ने इंपैक्ट किया। तो जो इकोनॉमी फिर से बढ़ना शुरू हो गई थी वो फिर से 2007-8-9 में फॉल कर गई। ट्रेड डिप्रेशन आया। उसके बाद फिर से इकोनॉमी थोड़ा 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 रिवाइव करना शुरू हुई 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 रिवाइव करती गई, डिमोनेटाइजेशन हो गया। इकोनॉमी फिर से डाउनफॉल पे आई, जीएसटी हुआ, फिर से डाउनफॉल पे और आने लगी इकोनॉमी। थोड़ी सी इकोनॉमी रिवाइव करनी शुरू करी ही थी कि अब कोरोना वायरस कोविड-19 हो गया, इकोनॉमी और फॉल पे। कुछ टाइम लगेगा, भयंकर डिप्रेशन आएगा, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर से इकोनॉमी थोड़ा 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 ऊपर उठना शुरू होगी। सो बेसिकली 91 से लेकर आज तक के कुछ इवेंट्स के साथ मैंने आपको एक सीरीज बताई है कि इकोनॉमी चली ऐसे ऐसे ही है। तो इकोनॉमी कभी ऊपर जाना, कभी इकोनॉमी का क्रैश करना, फिर से इकोनॉमी का बढ़ना, फिर क्रैश करना, इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल। सो बिजनेस साइकिल का मतलब रिदमिक फ्लक्चुएशंस। अब कीवर्ड्स की बात करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है, बिजनेस साइकिल क्या है? रिदमिक फ्लक्चुएशंस। किसमें रिदमिक फ्लक्चुएशंस? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी? अग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, आपके पास ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक ऑप्शन आता है रिदमिक फ्लक्चुएशंस इन अग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आंसर इज अग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि बिजनेस साइकिल चैप्टर में हम किसी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे, हम नेशन एज अ होल, कंट्री एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आपका मैक्रो फ्रंट पे बात करता है ये चैप्टर। पहले तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब सर इसमें फेजेस होते हैं, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के? देखिए, यहां पे हम शो करते हैं रियल जीडीपी, यहां पे हम शो करते हैं टाइम। अब सर ये क्या बनाया है? एक इकोनॉमी का ग्राफ चार्ट बनाया है। यहां पर पहले इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है,
यहां पर इकोनॉमी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंची, यहां पे इकोनॉमी फिर से फॉल करना स्टार्ट कर रही है यहां तक। उसके बाद यहां पे इकोनॉमी अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई और एक बारी इकोनॉमी ने अपना रॉक बॉटम लोएस्ट पॉइंट हिट किया, इकोनॉमी वापस से बढ़ना शुरू हो गई। तो इकोनॉमी इसी तरीके से चलती है, कभी फॉल कभी ऊपर, कभी फॉल कभी ऊपर। और जो ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये डॉटेड लाइन क्या है? ये है एक इकोनॉमी की ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन ऑफ इकोनॉमी। ट्रेंड लाइन का मतलब इकोनॉमी कभी फॉल कर रही है, कभी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इकोनॉमी बढ़ी ही है। कहने का मेरा मतलब क्या है, 91 की इकोनॉमिक रेवोल्यूशन की पॉलिसी आई थी, इकोनॉमी बढ़ रही थी। कारगिल वॉर हुआ था, इकोनॉमी फॉल करी थी। उसके बाद 2007, 8, 9 का डिप्रेशन आया था, इकोनॉमी फिर फॉल करी थी। लेकिन अगर मैं 91 से लेकर आज तक के ओवरऑल ग्राफ की बात करूं, विद इन दैट ग्राफ, उसमें तो कभी इकोनॉमी फॉल करी है, कभी राइज करी है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं 91 से आज की बात करूं तो ओवरऑल तो इकोनॉमी राइज ही करी है। तो जो वो ओवरऑल इकोनॉमी राइज करी है उसको हम ट्रेंड लाइन यहां पे बोल रहे हैं। और जो ये पोर्शन होता है आपका जिसमें इकोनॉमी राइज कर रही है, ये आपका पहला फेज होता है इकोनॉमी बिजनेस साइकिल का। जब इकोनॉमी राइज करती है उस फेज को कहते हैं एक्सपेंशन फेज, या फिर इसको कहते हैं अपस्विंग। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जब इकोनॉमी राइज करती है उस स्टेज को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन फेज, या फिर क्या बोलते हैं उसको? अपस्विंग। जब इकोनॉमी अपने टॉप पर होती है, मैक्सिमम पॉइंट पर होती है, उसको कहते हैं पीक, या फिर इसका दूसरा नाम है बूम और प्रोस्पेरिटी। जब इकोनॉमी फॉल कर रही होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, और इसका दूसरा नाम होता है डाउन स्विंग। और जब इकोनॉमी अपने रॉक बॉटम को हिट करती है, लोएस्ट पॉइंट पर होती है, उसको बोलते हैं ट्रफ, और ये होता है डिप्रेशन। ठीक है जी। और जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उसको डाउन स्विंग भी बोलते हैं और उसको रिसेशन भी बोलते हैं। अब ये इंडिविजुअली होता क्या है, कैसे होता है, ये वो समझना है इस चैप्टर में। सो बेसिकली सबसे पहले तो 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल होते हैं। जब इकोनॉमी बढ़ रही होती है उस फेज को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। एक और नाम है उसका क्या? अपस्विंग। जब इकोनॉमी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होती है उसको क्या कहते हैं? पीक, या फिर उसको और क्या बोलते हैं? बूम, या फिर और क्या बोलते हैं? प्रोस्पेरिटी। जब इकोनॉमी फॉल कर रही होती है, क्रैश कर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, या फिर उसका और क्या नाम है? डाउन स्विंग, या फिर और क्या बोलते हैं उसको? रिसेशन। ठीक है। और जब इकोनॉमी अपने लोएस्ट पॉइंट को हिट करती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ, या फिर क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। ठीक है जी। सो बेसिकली पहली बात, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है क्या रिसेशन और डिप्रेशन एक ही बात है? नहीं। रिसेशन इकोनॉमी फॉल कर रही है, डिप्रेशन इकोनॉमी लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अगर इसको मैं प्रैक्टिकल वर्ड्स में, प्रैक्टिकल आज के सीनियर में भी अगर मैं पुट करके देखूं, अगर मार्केट का या इकोनॉमी का डाउनफॉल बस कुछ समय का है, कुछ टाइम का है, शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट फॉल कर रही है या शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमी फॉल कर रही है, तो कहा जाता है रिसेशन आया है। लेकिन जब ये शॉर्टफॉल, जब ये डाउनफॉल इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये काफी लंबे समय अगर रहने वाला है, लॉन्ग टर्म तक अगर ये डाउनफॉल रहने वाला है, तो फिर उसको कहते हैं डिप्रेशन। मतलब टाइम बेसिस पे मैंने इसमें आपको डिफरेंशिएशन दिया है, कुछ समय के लिए है, कुछ टाइम के लिए है रिसेशन। अगर लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। जैसे इस टाइम पे ये जो कोविड-19 का चल रहा है, इसमें जो इकोनॉमी में डाउनफॉल आएगा या आ भी चुका है और आ रहा है डेली बेसिस पर, इसके लिए ये लोग, अगर आपने नोटिस किया हो न्यूज़ वगैरह में, ये लोग इकोनॉमिक फ्रंट पे वर्ड रिसेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये लोग यूज़ कर रहे हैं रिसेशन आ रहा है, जो कि डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली कोविड-19 के लिए प्रेडिक्शन करी जा रही है डिप्रेशन आएगा, क्योंकि वो लॉन्ग लिव्ड होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, कुछ टाइम के लिए नहीं होगा वो सिर्फ। एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक फेज को समझते जाते हैं। सबसे पहला फेज आया था आपके पास एक्सपेंशन। अब देखिए एक्सपेंशन में होता क्या है, इकोनॉमी बढ़ती है। इकोनॉमी कैसे बढ़ती है? देखिए एक्सपेंशन में अग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, ठीक है।
हर इंसान के पास पैसा होता है तो वो डिमांड बढ़ाता है। अब अगर अग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, हर एक इंडिविजुअल अगर अलग 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 प्रोडक्ट की डिमांड रेज करेगा, तो अकॉर्डिंगली जो आपका प्रोड्यूसर है उसको अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर अग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सर प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो ये प्रोडक्शन मार्केट में बिकेगी। मतलब इस प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसकी सेल बढ़ेगी। आप अपने आप को प्रोड्यूसर मान लो और आप एक ऐसी इकोनॉमी में डील कर रहे हो जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनाना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, अब जब आपकी सेल बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरी बात, आप प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की वजह से आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट फॉल करेगी। ठीक है, क्यों फॉल करेगी? लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से आपकी कॉस्ट ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल या रिटर्न टू फैक्टर। हमने प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के चैप्टर में पढ़ा है, अगर हम एक बारी में ज्यादा यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, तो पर यूनिट की कॉस्टिंग कम आती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन आपकी बढ़ गई जिस वजह से आपकी सेल बढ़ी, सेल बढ़ने से आपकी इनकम बढ़ी, और प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से आपका खर्चा कम हो गया। एक तरफ से इनकम बढ़ गई, दूसरी तरफ से खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट इंक्रीमेंटल रेट पे एकदम से बढ़ेगा। अच्छा, अगर इंडिविजुअल हर एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या हर एक इस इंडिविजुअल प्रॉफिट की कंपनी का हर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? सर मैं आपसे पूछता हूं, आपके सामने दो कंपनीज हैं, एक कंपनी हर साल अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, एक कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है या फिर फॉल कर रहा है। किस कंपनी में पैसा लगाओगे? ऑब्वियसली आप उस कंपनी के शेयर में पैसा लगाओगे जिस कंपनी का प्रॉफिट हर साल साल दर साल बढ़ता जा रहा है, ग्रोइंग ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि आपको वो चीज शो करेगी ये कंपनी ग्रो कर रही है। सो कहने का मतलब है, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट में उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी, शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप बढ़ेगा शेयर का। समझ आ गया? अच्छा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो पूरा का पूरा सेंसेक्स, निफ्टी, क्या ये भी बढ़ जाएगा? मतलब पूरा का पूरा इंडेक्स भी बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सर अगर एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ता है और इसी तरीके से बाकी सभी कंपनीज का भी अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो सभी कंपनीज के शेयर्स से मिलके ही तो इंडेक्स बनता है, सेंसेक्स या निफ्टी। तो अगर हर एक कंपनी, हर एक इंडिविजुअल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल सेंसेक्स निफ्टी भी बढ़ेगा, पूरा इंडेक्स बढ़ेगा। पूरा इंडेक्स बढ़ गया मतलब पूरी शेयर मार्केट ग्रो कर रही है। अच्छा सर, अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है ना, तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर को हायरिंग बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लेबर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर प्रोड्यूसर को लेबर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगी। अच्छा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों के पास रोजगार होगा, जॉब्स होंगी, अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। समझ आ गया? गरीबी कम हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास काम होगा, काम होगा तो पैसे होंगे। अच्छा, लोगों के पास अगर काम होगा, पैसे होंगे, तो वो फिर से डिमांड बढ़ाएंगे, फिर से ये डिमांड बढ़ेगी और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी। कहने का मतलब है सर्कल घूम जाएगा। उसके बाद एक बारी डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ गई, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर फोर्स हायर करना पड़ गया, लेबर फोर्स और ज्यादा हायर किया तो उनकी इनकम बढ़ गई, लेबर फोर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो और ज्यादा डिमांड करेंगे। समझ आया आपको ये? तो ये एक सर्कल बन जाएगा, इधर से लेबर फोर्स की इनकम बढ़ेगी, उधर से डिमांड बढ़ेगी, उधर से और प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर लेबर फोर्स की और इनकम बढ़ जाएगी, लेबर फोर्स की और इनकम बढ़ेगी, वो और डिमांड बढ़ा देंगे। तो इकोनॉमी एक्सपैंड पे एक्सपैंड करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। समझ आ गया आपको ये? अच्छा, एक्सपेंशन में जब हमने बात करी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, इसकी है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है सर? इसकी एक्सेप्शन ये है, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन में भले ही कम हो जाती है, लेकिन दो तरीकों की अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी एग्जिस्ट करेगी एक्सपेंशन में भी, चाहे इकोनॉमी कितना मर्जी ग्रो कर जाए, लेकिन दो तरीकों की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। क्या क्या सर? एक तो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और एक
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये होता क्या है? देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, जीएसटी का आना। अब बड़ी सिंपल सी बात, फॉर एग्जांपल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैंने जब पेपर दिए थे हमारे टाइम पे वैट, सर्विस टैक्स, कस्टम वगैरह हुआ करता था। अब जीएसटी आया तो जीएसटी में वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, इन सबको मर्ज करके एक एक्ट बना दिया, एक कानून बना दिया, जीएसटी, कस्टम को अलग रखा। अब मैंने जब पेपर पास किए थे सर, मैंने तो वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स पढ़ रखा था, इधर जीएसटी आ गया। मैं काम कर रहा था जीएसटी आने से पहले, अपने क्लाइंट्स को सर्व कर रहा था एक्साइज ड्यूटी वगैरह का कानून बताकर, सर्विस टैक्स का काम करके। जीएसटी आया तो मैंने जीएसटी को पढ़ा नहीं। अब अगर मैंने जीएसटी को पढ़ा नहीं, कंट्री में एक स्ट्रक्चर बदल गया, अब मेरे को नया स्ट्रक्चर समझ आया नहीं, या मैंने समझने की कोशिश नहीं करी। अब मैं क्लाइंट को कह रहा हूं भले ही कंट्री में जीएसटी लग चुका है, फिर भी मैं ना तुम्हारा काम सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी के अकॉर्डिंग करूंगा। क्लाइंट कहेगा मैं नहीं करवाता तुमसे। कहने का मतलब कंट्री में अगर स्ट्रक्चर बदल जाए, जैसे जीएसटी का पूरा कानून ही बदल गया था, और मुझे उस रिवाइज्ड स्ट्रक्चर में काम करना अगर ना आता हो, उस वजह से अगर मेरे से एम्प्लॉयमेंट छीन ली जाए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एन इकोनॉमी। ज़्यादातर ये आईटी बेस्ड कंपनीज में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता रहता है। अच्छा, उसके बाद फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म होता है। बेसिकली ये क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ वर्क। एग्जांपल लिख रहा हूं, या फिर स्ट्राइक, ये सब। सर मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपको एक कंपनी ने हायर कराया, मान लो आईबीएम नाम की एक कंपनी है, आपको आईबीएम कंपनी ने हायर किया एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम करवाने के लिए। लेकिन जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग थी, उसी दिन आपको कंपनी ने इन्फॉर्म किया कि सर जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया गया था ना, वो प्रोजेक्ट 2 महीने से डिले कर दिया गया है। तो 2 महीनों से अगर वो प्रोजेक्ट डिले कर दिया गया है, तो 2 महीनों से आपकी एम्प्लॉयमेंट को भी हम डिले कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज प्रोजेक्ट ही नहीं है तो आपकी ज़रूरत भी नहीं है, आपको हायर तो उसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए किया गया था। तो सर 2 महीने बाद आके अगर वो प्रोजेक्ट चालू हुआ 2 महीने बाद, तो आपको रिहायर कर लेंगे हम। समझ आया? अब 2 महीनों के लिए जो आप अनएम्प्लॉयड हो, ये क्या कहलाएगा? फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। पहले तो समझ आ गया? तो स्ट्राइक वगैरह होना, सस्पेंशन ऑफ वर्क वगैरह होना, ये सब इसमें कवर्ड अप होता है। तो चाहे इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही हो, तो भी फिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा सर, उसके बाद आती है आपके पास सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज आती है कॉन्ट्रैक्शन, या कॉन्ट्रैक्शन से पहले एक बारी पीक डिस्कस कर लेते हैं। पीक क्या होता है? पीक होता है किसी भी इकोनॉमी का मैक्सिमम पॉइंट, कि भाई उससे ऊपर इकोनॉमी नहीं जा सकती। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। सर ये पीक कब अचीव होता है? बेसिकली इसमें कीवर्ड दिया जाता है, पीक अचीव होता है व्हेन देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सर मतलब, इसका मतलब व्हेन अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई। मतलब जितनी कंट्री के कंज्यूमर्स प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, उतना ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सप्लायर दे रहा है। इसको बोला जाता है एक तरह से अग्रीगेट सप्लाई होती है, एक तरह से प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ सप्लायर इज इक्वल टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। जितना कंज्यूमर खर्च करना चाह रहा है, उतना ही प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाकर उसको बेच रहा है। समझ आया आपको ये? सो बेसिकली ये होता है पीक। तो पीक का में दो तीन चीज़ें आई, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस साइकिल या इकोनॉमी। पीक का मतलब व्हेन देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से क्या कहना चाह रहे हैं? जब अग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू अग्रीगेट सप्लाई, मतलब जितना प्रोड्यूसर बना रहा है उतने ही लोग खरीद रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक ना स्टिल पीक के पॉइंट में कंफ्यूजन रहती है। सर इकोनॉमी बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है,
हमें क्या पता इकोनॉमी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, ये जो बढ़ा हुआ पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, हो सकता है इसके बाद अभी और बढ़नी हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे जैसे ये बात ना कई बार शेयर्स में भी आती है। कई लोग कहते हैं ना जब शेयर मैक्सिमम हो जाए तब उसको बेचना चाहिए, और जब सबसे सस्ता हो तब उसको खरीदना चाहिए। सर पता कैसे चले कोई इकोनॉमी या किसी शेयर का प्राइस ऐसे 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 करके बढ़ता जा रहा है? अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मुझे क्या पता इस पॉइंट ये वाला पॉइंट इसका मैक्सिमम पॉइंट है, हो सकता है इसके बाद और बढ़ना हो सकता है ना बढ़ना हो। अब ये जो गिवन पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट पीक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इसके लिए एक बार कॉन्ट्रैक्शन समझना पड़ेगा। जैसे ही आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ आ जाएगा अपने आप आपको पीक समझ आ जाएगा। आई होप आपको ये सारा रिवाइज हो रहा है, समझ आ रहा है। तो चलो कॉन्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। आप कॉन्ट्रैक्शन अब बेसिकली होता क्या है, कंट्री में मान लो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो चुका था, ठीक है। ऑप्टिमम, अच्छा मैं यहां पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स में बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे। कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे को चाहिए होते हैं, जितने मार्केट में अवेलेबल थे, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैं एम्प्लॉय कर चुका हूं या मैक्सिमम एम्प्लॉय मैं कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस के लिए समझने के लिए बड़े सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसमें से मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लेबर का। मार्केट में जितने लेबर फोर्स थे, एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, मार्केट में ना मान लो टोटल 1000 बंदों का लेबर फोर्स अवेलेबल था, ठीक है। मैंने इसमें से 950 बंदे हायर कर लिए हैं। इतना लेबर फोर्स मैं हायर कर चुका हूं धीरे धीरे करके। पहले मैंने 500 बंदे हायर किए, फिर मैंने 100 बंदे और हायर किए, फिर 200 बंदे और हायर किए। जैसे जैसे और बंदे हायर करता गया प्रोडक्शन बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया। एट प्रेजेंट मैं 950 के लेबर फोर्स को हायर करके बैठा हुआ हूं। इस हिसाब से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को क्या मार्केट में दिख रहा था अभी तक, कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या हो रहा था, इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी। तो ये प्रोड्यूसर लगातार इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देखता है, तो इस प्रोड्यूसर को तो अभी भी यही होगा कि इकोनॉमी और बढ़ेगी। अगर इस प्रोड्यूसर के मन में अभी भी ये होगा कि इकोनॉमी अभी और बढ़ेगी क्योंकि ये काफी लंबे समय से एक्सपेंशन ही देखता आया है, तो ये प्रोड्यूसर बेसिकली, मैं दोबारा एक बार बता देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बढ़ती जा रही थी इकोनॉमी, बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी। ये प्रोड्यूसर लगातार इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देखता आया था। इसको क्या पता था इकोनॉमी इसके बाद ऐसे डाउनफॉल आने वाली है, ये यहां पर था, बढ़ता हुआ लगातार इकोनॉमी को देखता आ रहा था। तो इस प्रोड्यूसर को तो अभी भी ये था कि आगे भी इकोनॉमी बढ़ेगी। लेकिन अब हुआ क्या, मार्केट में और डिमांड बढ़ी, ठीक है। मार्केट में और डिमांड बढ़ी, या इस प्रोड्यूसर को लग रहा था और डिमांड बढ़ेगी। मतलब मैं कह रहा हूं एक्चुअली में मार्केट में और डिमांड नहीं भी बढ़ी, तो भी इस पॉइंट पर प्रोड्यूसर के मन में क्या आ रहा होगा कि मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। सर क्यों आ रहा होगा इस पॉइंट पे उसके मन में कि डिमांड अभी और बढ़ेगी? क्योंकि वो लगातार डिमांड को बढ़ता हुआ देखता आया है, तो उसको अभी भी यही लग रहा होगा कि मार्केट में डिमांड अभी और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि लगातार बढ़ रही थी। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ये प्रिडिक्शन लगाकर कि डिमांड अभी और बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब अगर और प्रोडक्शन बढ़ानी है तो इनपुट और लगेगा। इनपुट कौन सा मान के चल रहा हूं मैं यहां पे इस एग्जांपल में, लेबर फोर्स। मतलब और ज्यादा अगर प्रोडक्शन आप बढ़ाना चाहते हो तो और ज्यादा इनपुट लगेगा। सर मार्केट में अब मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनपुट की बात कर रहा हूं, लेबर की बात कर रहा हूं। मार्केट में पहले लेबर फोर्स 1000 बंदों का अवेलेबल था, अब मार्केट में 950 बंदा आप हायर कर चुके हो। मार्केट में लेबर फोर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 50 लोग। मतलब मैं सप्लाई की बात कर रहा हूं लेकिन एक प्रोडक्ट की सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं कर रहा हूं। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए उसकी डिमांड और सप्लाई की बात कर रहा हूं। और यहां पे इनपुट का एग्जांपल हमने क्या मान रखा था? लेबर। तो मार्केट में जो लेबर है, इनपुट है, उसकी सप्लाई अब बहुत कम हो चुकी है। तो सर मार्केट में अगर लेबर के इनपुट की सप्लाई कम हो चुकी है, इनपुट की जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है, तो जो इनपुट की कॉस्ट है
वो बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको और ज़्यादा इनपुट चाहिए, लेकिन आपकी मार्केट में इनपुट की सप्लाई कम हो चुकी है, तो इनपुट की डिमांड बढ़ चुकी है, इनपुट की सप्लाई घट चुकी है। डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इनपुट की अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो जो इस इनपुट को यूज करके आपका आउटपुट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगी। जैसे ही आपके फाइनल प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस बढ़ेगी, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी, क्योंकि प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड फॉल करती है। अब देखिए, आप प्रेडिक्शन क्या लगा के चले थे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, लेकिन हो क्या गया, एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की जो प्रेडिक्शन थी वो गलत हो गई। क्यों गलत हुई आपकी ये प्रेडिक्शन? क्योंकि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तक पहुंच चुके थे। अगर एक बारी आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाएं, ऑप्टिमम यूटिलाइज होने का मतलब है मार्केट में मैक्सिमम जितनी अवेलेबिलिटी थी उतना आप यूज कर चुके हो। एक बारी अगर आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाएं, अगर उसके बाद भी आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो, तो मार्केट में रिसोर्सेज की सप्लाई खत्म हो चुकी होती है। आप डिमांड करोगे रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। रिसोर्सेज की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके आउटपुट की प्राइस बढ़ेगी। आउटपुट की प्राइस बढ़ेगी तो जो डिमांड आप बढ़ने का सोच रहे थे वो फॉल करेगी। समझ आया? अब आपकी अगर एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी तो जो एक्सपेंशन में एग्रीगेट डिमांड के आगे हमने जो भी किया था उसका रिवर्स हो जाएगा। सर रिवर्स क्या? एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी तो जो प्रोड्यूसर है, जैसे ही उसको एक्चुअली में अब दिखना शुरू होगा कि एग्रीगेट डिमांड मैंने तो सोचा था बढ़ेगी, लेकिन मैं उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा के बैठ गया हूं, लेकिन एक्चुअली में प्रोडक्शन कर तो ली है, प्रोडक्ट तो बन चुका है, लेकिन मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो अब इसके आगे और प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होने की वजह से इस कंपनी का अगर प्रोडक्शन कम होगी तो मार्केट में सेल भी कम हो जाएगी। वो तो डिमांड पहले ही कम हो चुकी है, डिमांड कम होने की वजह से सेल तो ऑलरेडी कम हो जाएगी। सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। बिल्कुल जो एक्सपेंशन में किया था उसका उल्टा कर रहा हूं अब। अगर इंडिविजुअली हर कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो मार्केट में इसका शेयर फॉल कर जाएगा, शेयर का प्राइस फॉल करेगा। शेयर का प्राइस फॉल करेगा तो जो पूरा इंडेक्स है सेंसेक्स निफ्टी वो पूरा फॉल कर जाएगा। अच्छा, प्रोडक्शन फॉल करी है, प्रोडक्शन फॉल करने की वजह से अब जब प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रोड्यूस करना होता था तो वो मार्केट से लेबर हायर करता था। अब उसने प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया, बंद कर दी है, तो लोगों को निकालेगा, एम्प्लॉइज को निकालेगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी तो पॉवर्टी, गरीबी बढ़ जाएगी। अब लोगों को अगर निकाल दिया जाएगा नौकरी से और गरीबी बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, परचेजिंग पावर नहीं होगी, परचेजिंग पावर नहीं होगी तो और डिमांड नहीं कर पाएंगे। अब वही सर्कल घूम जाएगा। लोगों को जैसे ही नौकरी से निकाला जाएगा, इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये और डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड और ज़्यादा फॉल करेगी, डबल स्पीड से फॉल करेगी, डिमांड और डबल स्पीड से फॉल करेगी, प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। समझ आ गया आपको? ये क्लियर हो गया? सो बेसिकली ये है आपका पूरा कॉन्ट्रैक्शन। इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन फेज स्टार्ट हो जाएगा या हो चुका है, ये कब पता चलेगा? जिस पॉइंट पर, अब मैं सीधा क्रक्स बोलता हूँ, जिस पॉइंट पर आपके रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज हो चुके हैं, आप अपने पीक पर पहुंच चुके हो। अगर आपने इसके बाद भी रिसोर्सेज की डिमांड करी, इसके बाद भी आपने प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी, आप कॉन्ट्रैक्शन फेज में आओगे ही आओगे। समझ आया? अच्छा, उसके बाद लास्ट फेज आता है आपके पास ट्रफ। ट्रफ का मतलब होता है डिप्रेशन, लोएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन में चल रहा है ना, ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब तो भैया बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। अब इस टाइम पर इकोनॉमी खुद से रिवाइव कर ही नहीं सकती है, गवर्नमेंट को अपनी इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद कर दी और अब कंट्री में पेसिमिज्म आ चुका है। तो एक कीवर्ड और लिखता हूं यहां पे, पेसिमिज्म। देखो एक चीज होती है, जैसे मैं प्रैक्टिकल अभी की आजकल की अगर मैं बात करूं, कोविड-19 के होने से पहले भी अगर आपने नोटिस किया हो, इकोनॉमी डाउनफॉल पे ही चल रही थी।
लेकिन ना स्टिल ये था लोगों के मन में कि चलो अभी इकोनॉमी डाउनफॉल पे चल रही है, सरकार गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एडवांटेज देगी, फाइनेंशियल पैकेज देगी, कुछ ना कुछ करेगी, इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आ जाएगी। मतलब इकोनॉमी फॉल जरूर कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, मतलब मेरे कहने का मतलब है इकोनॉमी फॉल भी कर रही थी, थोड़ी नेगेटिविटी भी थी, लेकिन बिल्कुल ही पूरा एनवायरमेंट पेसिमिज्म नहीं था, पेसिमिस्ट नहीं था। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो हालत हुई है, इकोनॉमी तो फॉल करेगी करेगी, लेकिन लोगों के मन में अब इतना पेसिमिज्म आ जाएगा कि कोई इंसान अगर उसके पास एग्जाम्पल के लिए लाख रुपए उसकी जेब में पड़े हुए हैं, तो रादर देन इन्वेस्टिंग दैट 1 लाख इन द बिजनेस में उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके प्रोडक्शन करने की बजाय वो इंसान सोचेगा इस लाख रुपए को अपने पास हार्ड कैश में रख लेता हूं, पता नहीं आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। समझ आ रहा है? इस पेसिमिज्म की, इस सोच की मैं बात कर रहा हूं। इस वजह से होगा क्या, इन्वेस्टमेंट्स फॉल कर सकती हैं, या फिर कोविड-19 का, ये कोरोना वायरस का जो भी चल रहा है, यह शांत होने के बाद भी मुझे नहीं लगता वापस से एकदम लोग लग्जूरियस चीज़ों की, शॉपिंग करने की, गाड़ियों वगैरह की एकदम से डिमांड करेंगे। जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं उन्हीं की एक टाइम पर डिमांड करेंगे। समझ आ गया? तो ये जो इस तरीके का एनवायरमेंट होता है, ये डिप्रेशन लेके आता है पूरे तरीके से। समझ आ गया? क्लियर हो गया? क्योंकि इस तरीके की सोच को बदलने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि अब सब कुछ ठीक है। अच्छा, अब ये चारों फेजेस हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद आता है, सर अब एक बार ये भी बता दो, अब रॉक बॉटम हिट कर लिया, उसके बाद इकोनॉमी आपने बता तो दिया कि कभी इकोनॉमी एक्सपैंड करेगी, पीक पे पहुंचेगी, फॉल करेगी, रॉक बॉटम, फिर राइज करेगी, लेकिन राइज कैसे करेगी एक बार ये भी बता दो। ठीक है जी, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, इसको बोलते हैं रिकवरी। मतलब एक बार ही हमने अगर ट्रफ हिट कर दिया, अब रिकवरी कैसे होगी। देखो इसमें एक कीवर्ड याद रखिएगा, रिकवरी होती है कहाँ से, लेबर मार्केट। जो सबसे लोअर मार्केट होती है, लेबर मार्केट, रिकवरी यहां से होती है। सर कैसे? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब मार्केट में लेबर की डिमांड बढ़ रही थी तो लेबर वाले पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। डिमांड बढ़ने की वजह से लेबर वाले पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, इस वजह से मेरा प्रोडक्ट महंगा बन रहा था। लेकिन अगर एक बारी सभी लेबर फोर्स की नौकरी ही चली जाए उस टाइम पर, अब लेबर फोर्स क्या होती है, जो अब लेबर फोर्स में ना हम लोग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी लेबर फोर्स हैं। लेकिन मैं अभी 1 मिनट के लिए बात करूंगा डेली वेजर की, जो डेली बेसिस पे कमाता है और डेली बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ चलती है। अब अगर एक डेली वेजर का दिन में काम करने का रेट अगर सही टाइम में अगर देखा जाए, दिन में एक दिन के काम करने पर अगर वो 500 रुपये भी मांगता है ना, और अगर इकोनॉमी बिल्कुल ही डाउनफॉल पे हो, तो उस टाइम पे अगर आप उसको कहोगे ना कि 200 रुपये देंगे दिन के, काम कर ले, वो तो भी तैयार हो जाएगा। लेकिन इकोनॉमी अगर बूम पर होगी, उस टाइम उसको कहोगे ना 500 रुपये से कम ले ले और फिर काम कर दे, वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी बिल्कुल ही डिप्रेशन में है, वो अगर 200 रुपये में भी काम नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या। समझ आया? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब मार्केट, इकोनॉमी बिल्कुल ही डिप्रेशन में होती है, ट्रफ पर होती है, उस टाइम पर जो लेबर फोर्स होता है वो प्रिवेलिंग रेट से भी बहुत कम में, प्रिवेलिंग रेट से भी बहुत कम में काम करने को तैयार हो जाता है। अब इनपुट की कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि लेबर बहुत सस्ते में काम करने को तैयार हो गया है। लेबर अगर बहुत सस्ते में काम करने को तैयार हो गया तो प्रोड्यूसर के मन में भी आएगा, यार पहले यही लेबर फोर्स इतना महंगा मिलता था, अब ये लेबर फोर्स इतना सस्ता मिल रहा है। पहले ये लेबर फोर्स दिन में 500 रुपये के रेट पर मिलता था, अब यही लेबर फोर्स दिन में 200 रुपये के रेट पर मिल रहा है, चलो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन करवा के देखते हैं। तो इनपुट कॉस्ट कम होगी और थोड़ी सी प्रोडक्शन होनी शुरू होगी। अच्छा, इनपुट कॉस्ट अगर कम होगी तो जो आउटपुट तैयार होगा इस इनपुट को यूज़ करके, उसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। तो कंज्यूमर के मन में भी आएगा, यार ये प्रोडक्ट पहले इतना महंगा मिलता था, अब इतना सस्ता मिल रहा है, चलो थोड़ा सा खरीदते हैं। तो जब आउटपुट प्राइस सस्ता हुआ, उस वजह से कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो थोड़ी थोड़ी एग्रीगेट डिमांड बढ़ा रहा है। इधर से इनपुट कॉस्ट सस्ते होने की वजह से जो प्रोड्यूसर है वो थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा रहा है। थोड़ा थोड़ा दोनों बढ़ते जाएंगे, वापस से इकोनॉमी एक्सपेंशन के ट्रैक पर आ जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे आपका मेन एक क्वेश्चन बनता है, रिकवरी कौन से सेक्टर से शुरू होती है।
लेबर मार्केट से, लेबर फोर्स शुरू करवाता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक नोट हमेशा ध्यान रखिएगा, नो इकोनॉमी फॉलोज परफेक्टली टाइम्ड बिजनेस साइकिल। सर इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है, ये बात तो पक्की है कि अगर इकॉनमी आज एक्सपैंड करी है तो कभी ना कभी पीक पर पहुंचेगी। आज अगर पीक पर पहुंची है तो कभी ना कभी डाउनफॉल पे ज़रूर जाएगी, और अगर आज डाउनफॉल पे गई है तो कभी ना कभी रॉक बॉटम हिट करेगी, और अगर आज रॉक बॉटम हिट करी है तो फिर से कभी ना कभी एक्सपैंड ज़रूर करेगी। लेकिन एक्सपेंशन कितने टाइम तक चलेगा, पीक स्टेज कितने टाइम तक चलेगा, डाउनफॉल कितने टाइम तक चलेगा, ये किसी को नहीं मालूम। ऐसा हो सकता है एक्सपैंड तो करी 6 महीने के लिए, पीक पर रही 1 महीने के लिए, डाउनफॉल चला 3 साल के लिए, और रॉक बॉटम पे रही अगले 10 साल के लिए। कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में कुछ भी हो सकता है। फेजेस यही हैं, सीरीज यही है, टाइम नहीं पता। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आते हैं इंडिकेटर्स। अगला टॉपिक है इसमें इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस साइकिल अब 3 तरीकों के होते हैं। एक होता है आपका लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है आपका लैगिंग इंडिकेटर, और एक होता है आपका साइमल्टेनियस और कॉन्करेंट इंडिकेटर। सर मतलब क्या है इसका? देखिए, पहले मैं एक बार एक एक कीवर्ड लिख देता हूँ। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब है बिफोर, लैगिंग इंडिकेटर का मतलब है आफ्टर, और साइमल्टेनियस इंडिकेटर का मतलब है, या कॉन्करेंट का मतलब है साथ साथ। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? कुछ काम हो जाने की कुछ काम हो जाने के पहले ही अगर मेरे को आइडिया लग जाए कि ये होने वाला है, उसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। कुछ काम हो जाने के बाद मेरे को पता चला ओहो ये तो हो गया, लैगिंग इंडिकेटर। कुछ काम हो जाने के साथ साथ मेरे को पता चल जाए कि ये हो रहा है, साइमल्टेनियस इंडिकेटर। जैसे कोरोना वायरस की बात करें, चाइना में और यूएस में जब कोरोना वायरस फैल गया तब उनको पता चला ओहो इस पर रोक लगानी थी, ये तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। समझ आ गया? अगर टाइम पर बात पता चल जाती, टाइम पर अगर ये सारे लॉकडाउन्स वगैरह लगा दिए जाते तो शायद इस तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इस वायरस की हुई ना होती। तो कहने का मतलब ये है, हो जाने के बाद जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो चुकी थी तब पता चला ये तो ऐसा है और इसमें तो लॉकडाउन करना पड़ेगा, ये तो पेंडेमिक है। आई होप आपको समझ आया ये। सो बेसिकली जैसे इसमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनता है जीएसटी का। अब फटाफट से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीएसटी आया था 2017 में एग्जांपल, और 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ गई थी कि जीएसटी आएगा। 2016 में पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आ गई थी कि जीएसटी आएगा। कब आएगा? अगले साल 2017 में आएगा। जीएसटी आया तो 2017 में। अब अगर मैं 2016 की बात करूं, 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आना, किस बात की अमेंडमेंट आना कि आने वाले टाइम में जीएसटी आ सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना क्या है? लीडिंग इंडिकेटर है। किस चीज का लीडिंग इंडिकेटर है? कि आने वाले टाइम में जीएसटी आ सकता है, क्योंकि जीएसटी के आने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने पर पता चल रहा है कि जीएसटी आने वाला है। लैगिंग इंडिकेटर क्या है? जीएसटी आ चुका है, फिर मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूं और अपना एक्ट देख रहा हूं, ओहो सर्विस टैक्स हुआ करता था, ये नहीं है, अब जीएसटी लिखा हुआ है, मतलब आ गया जीएसटी। बाद में पता लगा। साइमल्टेनियस कंकरेंट इंडिकेटर, रात को 12 बजे मिडनाइट जैसे जैसे पार्लियामेंट में लॉ पास हो रहा था वैसे वैसे साथ साथ मेरे को पता चलता गया, अच्छा जीएसटी आया है, ये आया है, इसमें क्या नहीं आया है इसमें। समझ आ गया आपको ये? तो काम हो जाने से पहले पता चल जाए लीडिंग इंडिकेटर, काम हो जाने के बाद पता चले लैगिंग इंडिकेटर, साथ साथ पता चले साइमल्टेनियस या कॉन्करेंट इंडिकेटर। उसके बाद आपके पास पॉइंट आते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल।
कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल अब दो तरीकों के होते हैं, एक होता है इंटरनल कॉजेज और एक होता है एक्सटर्नल कॉजेज। अच्छा, जो इंटरनल कॉजेज होते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ थोड़े बहुत। इंटरनल कॉजेज में आपकी किस तरीके की चीजें कवर अप होती हैं? इंटरनल कॉजेज में जैसे मार्केट्स या फिर मॉनेटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सर ये गजब बात हो गई, आपने मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी भी लिख दिया, ये तो मैक्रो है। आपने प्रोडक्शन कॉस्ट डिमांड सप्लाई मार्केट्स लिख दिया, ये माइक्रो है। तो आपने मैक्रो और माइक्रो दोनों फैक्टर्स इंटरनल कॉजेज में लिख दिए, गलती से तो नहीं लिख दिए? नहीं बेटा, जान के लिखे हैं। एक्सटर्नल कॉजेज में क्या आता है फिर? ये मैं इस तरीके से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक ना यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है या फिर एक मिसकंसेप्शन रहती है कि सर जो भी माइक्रो फैक्टर्स होंगे उसको हम इंटरनल मान लेंगे और जो भी मैक्रो होंगे उसको एक्सटर्नल मान लेंगे। ऐसा नहीं है। माइक्रो हो या मैक्रो हो, चाहे जो मैक्रो में आपके कवर्ड अप होते हैं चाहे माइक्रो में, वो सब यहाँ पे इंटरनल कॉजेज है। एक्सटर्नल कॉजेज में किस तरीके के कॉजेज आते हैं? वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ जाना, सूखा पड़ जाना, ड्राउट वगैरह, ये सब चीज़ें। सो बेसिकली इनकी डिस्टिंक्शन के लिए मेन कीवर्ड याद रखिएगा, मेन चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ आपकी कंट्री की बाउंड्री के अंदर है। दो चेक पॉइंट्स हैं यहाँ पे। पहला चेक पॉइंट, जो चीज़ आपकी कंट्री के बाउंड्री के अंदर अंदर है, विद इन द कंट्री है, हर वो चीज़ इंटरनल कॉज है। अब चाहे मैं विद इन द कंट्री एज अ होल की बात कर लूँ या मैं विद इन द कंट्री एक एक इंडिविजुअल की बात कर लूँ। विद इन द कंट्री एक एक इंडिविजुअल की बात करना माइक्रो बात करना, विद इन द कंट्री एज अ होल की बात करना मैक्रो बात करना, लेकिन है तो विद इन द कंट्री, तो इंटरनल कॉजेज है। कंट्री के बाहर की अगर मैं बात करूं कि भाई यूएस में कुछ हो गया, जर्मनी में कुछ हो गया, रशिया में कुछ हो गया, उसका इंपैक्ट इंडिया पर पड़ा। बाहर की इकोनॉमी में कुछ होने की वजह से उसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी में पड़ रहा है, ये एक्सटर्नल कॉज है। समझ आ गया? पहला चेक पॉइंट। दूसरा चेक पॉइंट, अगर कोई ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं मेरे कंट्रोल में है, चाहे नेशन एज अ होल मेरे कंट्रोल में है या विद इन द कंट्री एज एन इंडिविजुअल मेरे कंट्रोल में है या मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए, तो वो इंटरनल कॉज है। लेकिन अगर कोई चीज मेरे कंट्रोल की है ही नहीं तो वो एक्सटर्नल कॉज है। तो ये दो चेक पॉइंट्स हैं। पहला चेक पॉइंट, विद इन द कंट्री, चाहे कंट्री एज अ होल या इंडिविजुअल, इंटरनल कॉजेज। आउटसाइड द कंट्री कोई बात हुई, उसका इंपैक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे पड़ा, एक्सटर्नल। मेरी गलती या मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग हुआ तो इंटरनल कॉज। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, एक्सटर्नल कॉज। तो मैंने डिमांड एंड सप्लाई लिखा माइक्रो, मार्केट्स लिखा माइक्रो, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट लिखा माइक्रो। ठीक है, विद इन द कंट्री है, इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, मेरा कंट्रोल भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, या मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है, इंटरनल कॉज है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये मेरी गवर्नमेंट बनाती है, नेशन एज अ होल बनाती है, लेकिन विद इन द कंट्री की बाउंड्रीज है, इंटरनल कॉज है। एक्सटर्नल कॉज, वॉर, किसी और कंट्री के साथ लड़ाई हो जाने की वजह से जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो सारा एक्सटर्नल कॉजेज में आएगा। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन मतलब लड़ाई हो गई, खत्म हो गई, जीत गए या हार गए अलग बात, लेकिन उसका जो भी नुकसान हुआ था, अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो भी रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है, जो भी नुकसान हुआ था उसको वापस से ठीक करना पड़ रहा है, वो सारा पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। नेचुरल फैक्टर्स, सुनामी वगैरह, फ्लड आना, उससे जो भी नुकसान होते हैं वो सारी ये चीज़ें। समझ आ गया आपको ये? सो दिस इज़ इट। फटाफट हमने ये चैप्टर रिवाइज़ किया है। अब आपका काम ये है, चैप्टर रिवाइज हो गया, आपको इसके बाद जितने भी स्टडी मैट में और टैक्समैन में इसके एमसीक्यूज़ हैं, वीडियो देखते ही ये एमसीक्यूज़ साथ के साथ निपटा लेना और जो भी डाउट्स होंगे वो साथ के साथ मुझसे पूछ लेना। इसी तरीके से हर एक चैप्टर की रिवीजन करते जाएंगे। चलो बाय बाय।